बिहार की राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर पर एक मोड़ होता है जिसका नाम होता है आम कुआं, और अमुआ कुआं के पास एक जगह पड़ती है धन की मोड़। और इसी धन की मोड़ पर एक बेहद ही खूबसूरत सा हॉस्पिटल बना होता है जिसका नाम होता है एशिया हॉस्पिटल। और इसी हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे होते हैं जब 15 लोग, एक डॉक्टरों का पैनल इस हॉस्पिटल में आया रहता है जो उन लोगों से मरीजों को किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, मरीजों को किस तरीके से उनकी सुविधा को मुहैया कराया जाए और मरीजों को किस किस तरीके से संतुष्ट करके हॉस्पिटल से भेजा जा सकता है। ये सारी जानकारी उस आए हुए बाहर से डॉक्टर व उनके पैनल के लोगों ने हॉस्पिटल में जितने एम्प्लॉय थे, जितने भी लोग काम करने वाले थे, जो मरीजों के टच में रहते थे, उनको सारी जानकारी दी जा रही थी। और इसी जो हाल होता है ठीक उसी के बगल में इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर होती हैं सुरभि, और सुरभि के ठीक ऑफिस के बगल में ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो एक अजीब सा वाकया सामने आता है, और वो वाकया ये होता है कि जो सुरभि होती हैं उनके कमरे के बाहर जैसे ये सारे स्टाफ निकलते हैं तो हंसना शुरू करते हैं। और बात चूंकि अमूमन यही होता है कि जब भी हम किसी पार्टी से, किसी सेमिनार से बाहर निकलते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। उसी दरमियान किसी ने कहा कि अरे यार, डायरेक्टर मैडम का कमरा बगल में ही है, ज्यादा तेज से मत हंसो वरना वो नाराज हो जाएंगे। तभी उसमें से एक शख्स उस कमरे की तरफ जाता है और कमरे को खोलता है और सामने देखकर मानो उसके होशो हवास उड़ जाते हैं। वो शख्स चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और काफी तेज से चिल्लाकर सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को वहां पर बुला लेता है। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है, सारे लोग डायरेक्टर मैडम को देखकर हैरान हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर ले आया जाता है। उस स्ट्रक्चर पर उनके लाद कर किसी तरीके से इसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। डायरेक्टर जो होती हैं सुरभि राज, उनके बदन से लगातार खून टपक रहे होते हैं जिसके कारण पूरे कमरे में खून पसर गया होता है। और उन्हें आईसीयू में भर्ती करके जल्दी से जब एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि इनके बदन के अंदर 3 से 4 गोलियां फंसी पड़ी हुई हैं और कई गोलियों के छर्रे इन्हें लगे हुए हैं। अब ये सब देखने के बाद पूरी डॉक्टरों की टीम और सहित पूरा हॉस्पिटल हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया कि बगल में सेमिनार चल रहा हो और उसके ठीक बगल में गोली चल गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन इन सब बातों को कोई ध्यान नहीं देता है और अभी इलाज का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलता है। और इधर किसी को किसी भी चीज की भनक नहीं थी कि इस कमरे में कौन घुसा, किसने गोली मारी, कब गोली मारी, किसी चीज की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अभी तो सारे लोगों का ध्यान सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट था और वो ध्यान था कि किसी तरीके से मैडम को अच्छी से अच्छी इलाज मुहैया कराया जाए जिसके कारण उनकी जिंदगी बचाया जा सके। लेकिन इधर हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था न होने के कारण उनका इलाज करने में भी काफी दिक्कत आ रही होती है, जिसके कारण उन्हें इस हॉस्पिटल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एम्स में ले जाया जाता है और एम्स में भर्ती किया जाता है। वहां इनके इलाज का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, मानो इनका इलाज जल्दी से जल्दी अब किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक और खौफनाक है, क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया कि जब पत्नी किसी और को दिल दे बैठे तो पति का क्या हाल करती है, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है या पति को छोड़ दिया जाता है या प्रेमी की मौत हो जाती है। लेकिन आज की इस कहानी में मामला ठीक उल्टा है और ये कहानी थोड़ा एंगल चेंज है। इसमें पति को किसी और से प्यार हो जाता है जिसके कारण उसने अपने पत्नी का ही मर्डर करा दिया। हालांकि ये मामला अभी संभावित है, पुलिस इस पर किसी तरीके की तीखा टिप्पणी या अपने बयान नहीं दे रही है, लेकिन इस मामले को देखते हुए ये पूरी तरीके से साफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल निकल के आ रहा है उसे देखने में यही लग रहा है। तो क्या है पूरी कहानी पटना के सुरभि राज की मौत की, हम आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों फिर हम वापस कहानी पर जाते हैं। इधर इस
पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को तकरीबन घटना होने के 2 से 3 घंटे बाद दी जाती है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल पुलिस पहुंचती है तो देखती है, पूछती है कि उनको गोली किस जगह पर लगी होती है। तो डायरेक्टर मैडम के कमरे में पुलिस को ले जाया जाता है। जैसे ही पुलिस वाले की नज़र वहां पर पड़ती है तो वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि देखने लायक उस कमरे में कुछ था ही नहीं। कमरा बिल्कुल साफ, खून के छींटे तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे और मतलब क्राइम सीन को एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करा दिया गया होता। और पुलिस जैसे ही इस चीज को देखती है उसका माथा घूम जाता है कि भाई ये कौन सी बात है, जब क्राइम हुआ है तो क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का कार्य हॉस्पिटल के लोगों का बनता है। कहीं भी अगर कोई क्राइम हो और इस तरीके से क्राइम सीन हो तो कृपया आप लोगों से भी निवेदन है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि उसके बाद जांच पड़ताल में क्राइम सीन की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर तो क्राइम सीन ही खत्म हो चुकी होती है। पुलिस ने चलो वो भी बात समझने की कोशिश की और जो सफाई कर्मचारी थी ताड़ी देवी, उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछती है पुलिस कि बताओ तुमने क्राइम सीन को साफ क्यों कर दिया। तब वो कहती है कि साहब मैं तकरीबन 3 बजे के आसपास अपने घर पर खाना खाने गई हुई थी। उसी दरमियान मुझे हॉस्पिटल से फोन जाता है कि सुरभि मैडम को खून की उल्टियां हो रही हैं और तुम जल्दी से जल्दी आओ, उनके चेम्बर को साफ करना है। और ये बात सुनते ही वो अपने खाने को छोड़ करके दौड़ के आती है और इस पूरे कमरे को साफ कर देती है। कमरा साफ करने के दौरान उसे एक पीतल की छोटी सी कुछ चीज मिली होती है जो उन पुलिस वालों को बताती है कि मैंने उसको मेज पर रखा हुआ है। पुलिस वाले जब उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये गोली के फायर होने के बाद उसका जो खोखा बचता है ये वो है। और पुलिस उसको देखकर काफी हैरान रहती है, क्योंकि ये तेतरा देवी जो पढ़ी लिखी तो होती नहीं है और पेशे से सफाई कर्मचारी होती हैं, इन्हें पता नहीं कि ये गोली चलने का कारतूस का ये पीछे का है या क्या चीज है, जिससे उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब पुलिस थोड़ा इत्मीनान में आती है क्योंकि उसकी नज़र अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों के ऊपर पड़ती है। पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों के लिए उस जगह पर जाती है जहां पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो पता चलता है कि सब लगभग जो डायरेक्टर के ऑफिस तक कैमरे पहुंचते हैं उन सारे कैमरे खराब चल रहे हैं। अब ये देखकर पुलिस को और शौक लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि कैमरे भी खराब हैं, क्राइम सीन को भी साफ कर दिया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है। पुलिस हार मानकर सुरभि के पति के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। सुरभि के पति का नाम राकेश रोशन होता है। तो पता चलता है कि मैडम की तबीयत खराब होने से थोड़ी देर पहले ही वो निकल गए होते हैं। इधर इतनी जानकारी मिलते ही सुरभि के पिता एम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस भी वहां पहुंचती है तो वो बताते हैं कि मेरे दामाद का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि सुरभि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जल्दी से जल्दी चले आएँ। और इस दरमियान वो जल्दी से चले आते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर मुझसे जरा सा भी जिक्र नहीं किया कि सुरभि को गोली लग चुकी है। शायद इसलिए भी जिक्र नहीं किया होगा क्योंकि पिता हैं, घबरा जाते, इसलिए तबीयत खराब की बात बताया उन्होंने। और ये सारी बातें चल रही होती हैं। इसी दरमियान पुलिस को थोड़ा बहुत एक क्लू मिल जाता है और वो क्लू ये मिलता है कि जो राकेश रोशन होता है, इनकी अफेयर इसी हॉस्पिटल में कार्यरत एक महिला जिसका नाम अलका होता है उसके साथ चल रहा होता है। अब पुलिस को ये क्लू मिलते ही पुलिस तो अब एक्टिव हो जाती है, क्योंकि दिन बीतते जा रहे थे और इस पूरे मामले में कोई बेहतर क्लू नहीं मिल पा रही थी। अब पुलिस राकेश रोशन, देवर मुन्ना कुमार और अस्पताल के सफाई कर्मचारी और एक और अलका नाम की जो महिला होती हैं उनको, इन सभी को मिलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एएसपी साहब बताते हैं कि अभी इन लोगों की जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों की नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। लेकिन अभी इस पूरे मामले का खुलासा करने में पुलिस सक्षम नहीं है, क्योंकि पर्याप्त रूप से सबूत या फिर पर्याप्त रूप से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा है जिससे ये साबित हो कि इन लोगों ने ही मिलकर सुरभि राज का हत्या कराया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है दोस्तों कि जिस कमरे में बैठी थी वो, उसके ठीक बगल में 6-7 गोलियों की फायरिंग हो जाए और उसके बगल वाले कमरे में 15 लोगों का सेमिनार भी चल रहा हो, बावजूद उसके इस गोलियों की आवाज़ उस बगल वाले कमरे तक क्यों नहीं गई।
अगर गोली चली तो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। और तो और जब इतना बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल बना हुआ है तो उस हॉस्पिटल में कैमरों की स्थिति इस प्रकार क्यों थी? क्यों नहीं वो कैमरे चालू हालत में थे, और नहीं थे तो उसे चालू क्यों नहीं कराया गया? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो पुलिस राकेश रोशन से जवाब पूछती है। राकेश रोशन का बैकग्राउंड चेक करने पर पता चलता है कि ये कुछ दिन पहले यानी 4-5 साल पहले ये हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हुआ करता था, और उसके बाद इसने न जाने किस तरीके से अपनी सेटिंग स्वास्थ्य विभाग में बैठाई कि देखते ही देखते वो खुद के एक हॉस्पिटल का मालिक बन गया। यानी किन अधिकारियों से उसकी सेटिंग किस तरीके से हुई कि सीधे 4th क्लास से और डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने तक का सफर उसने तय किया, और बाद में अब उसने सुरभि राज से शादी भी कर लिया। और इस हॉस्पिटल का पहला डायरेक्टर राकेश रोशन है और दूसरी डायरेक्टर ये सुरभि राज हैं। तो कैसे वो अपने इस हॉस्पिटल के साम्राज्य को आगे बढ़ाता चला गया, और इसी तरीके से उसने अपने हॉस्पिटल के साम्राज्य को आगे बढ़ाता चला गया, और किस तरीके से वो जमीन के कारोबार अन्य सहित तमाम कारोबारों में धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन सवालिया निशान अब भी है कि सुरभि राज को जब उस कमरे में गोली लगी तो आखिर किसी को सुनाई क्यों नहीं दिया? पूरे हॉस्पिटल में किसी ने भी तो गोली मारने वाले को अंदर आते जाते देखा होगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है। इस वजह से पूरा हॉस्पिटल सस्पेक्ट के घेरे में है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ये भी सीख मिली होगी कि कभी कभी हर जगह पत्नी ही गलत नहीं होती, जब पति गलत होता है तो इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो हमेशा पत्नी को ही दोष देना ये सही नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है। और अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।